हमने पीछे वीडियो में बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात की थी। अब हम नेक्स्ट बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में बात करने वाले, दैट इज़ बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड एंगल के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये होता है एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स। अब जो बॉन्ड एंगल होता है वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बॉन्ड एंगल, अच्छा, और ये जो 3 चीज़ें लिखी हैं ABC, यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ये तीनों को हम लोग एक ऑर्डर में देखेंगे। ऑर्डर में देखेंगे मतलब कि मान लो कोई एग्जांपल हम लोग को एग्ज़ाम में दे दिया, तो हम लोग इन तीनों पैरामीटर्स में से, मतलब इन तीनों कंडीशंस में से किस कंडीशन को प्रायोरिटी देंगे। तो ए को ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। अगर 2 मॉलिक्यूल्स में ए का जो पैरामीटर है वो सेम हुआ तो फिर हम नेक्स्ट पैरामीटर पे जाएंगे। मान लो 2 मॉलिक्यूल्स में ए और बी दोनों सेम है तो हम नेक्स्ट पे जाएंगे, दैट इज़ सी पे। तो ये भी हम लोग एग्जाम्पल से देखते रहेंगे। ओके, सो बॉन्ड, सबसे पहले लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम के बारे में बात करते हैं। तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि मान लो किसी सेंट्रल एटम पे, जैसे ये एग्जांपल दे रखे हैं CH4 NH3 H2, इसे समझाऊंगी ज़्यादा बेटर समझ आएगा। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है हमारे। तो अगर इस एग्जांपल के द्वारा ये समझाऊँ मैं कंडीशन, तो CH4 में जो कार्बन है उस पर कोई भी लोन पेयर नहीं होता है। जो नाइट्रोजन है उस पर 1 लोन पेयर होता है और जो ऑक्सीजन है उस पर 2 लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ऊपर अभी हमने लिखा है कि जितना ज़्यादा लोन पेयर उतना कम बॉन्ड एंगल। ठीक है, तो क्योंकि H2O में 2 लोन पेयर है, मतलब कि इन दोनों में से सबसे ज़्यादा लोन पेयर H2O के पास है, तो इसका अगर लोन पेयर ज़्यादा होगा तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा, और इस पर सबसे कम लोन पेयर है तो इसका बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। तो इस हिसाब से हम लोग कंपैरिजन करते हैं एंड दिस इज़ द, तो यहाँ पे लिख देती हूँ 0 लोन पेयर, 1 लोन पेयर एंड 2 लोन पेयर। ठीक है, तो ये बेसिकली आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा जो पैरामीटर है वो कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम पे हम लोग जज करेंगे कि हमारा बॉन्ड एंगल किस मॉलिक्यूल का ज़्यादा है। तो अगर हम देखें तो जो बॉन्ड एंगल है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो जितना ज़्यादा सेंट्रल एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड एंगल होगा। अच्छा, हम लोग इस वाले पैरामीटर पे तभी आएंगे जब ये वाला पैरामीटर सेम होगा आपके क्वेश्चन में। तो अगर हम लोग इधर देखें इस एग्जाम्पल में, तो इस एग्जाम्पल में NH3 और PH3 दोनों के पास सेम लोन पेयर है। तो क्योंकि सेम लोन पेयर है तो नेक्स्ट हम लोग जो डिसाइडिंग फैक्टर रखेंगे उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखेंगे। तो NH3 और PH3 में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? ऑब्वियसली नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि ज़्यादा है तो इसका जो बॉन्ड एंगल होगा नाइट्रोजन का, दैट वुड बी ग्रेटर। तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो नाइट्रोजन की है दैट इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फॉस्फोरस। अब अगर हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर की बात करें तो नेक्स्ट पैरामीटर हमारा है साइज़ ऑफ सराउंडिंग एटम। नेक्स्ट पैरामीटर में हम देखेंगे कि जो सराउंडिंग एटम है, सेंट्रल एटम की बात नहीं करेंगे, सराउंडिंग एटम की बात करेंगे। जैसे कि इस एग्जांपल में सराउंडिंग एटम क्या है? फ्लोरीन। इसमें क्या है? क्लोरीन। तो सराउंडिंग एटम की बात करेंगे। अच्छा, अब हम लोग इस पैरामीटर को तभी कंसिडर करेंगे जब हमारा लोन पेयर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम दोनों सेम हो आपके मॉलिक्यूल्स का। जैसे अगर अभी इस एग्जांपल में देखें तो जो ऑक्सीजन है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है दोनों केस में, तो ऑब्वियसली अगर सेंट्रल एटम सेम है दोनों में तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लोन पे भी दोनों में सेम ही होंगे। तो नेक्स्ट डिसाइडिंग फैक्टर हमारे पास आएगा साइज़ ऑफ सराउंडिंग एटम। तो जो क्लोरीन है उसका साइज़ ऑब्वियसली फ्लोरीन से ज़्यादा होगा। तो क्योंकि क्लोरीन का साइज़ फ्लोरीन से ज़्यादा है इसलिए हम कहेंगे कि बॉन्ड एंगल जो है वो किसका ज़्यादा होगा? क्लोरीन का, दैट इज़ OCl2 का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। तो ये इट इज़ ऑल अबाउट बॉन्ड एंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी अपने मॉक वगैरह दिए थे या जो भी था उसमें सबसे ज़्यादा इस क्वेश्चन को देखा है कि बॉन्ड एंगल तो बहुत पूछा जाता है एंड बॉन्ड लेंथ भी बहुत पूछा जाता है। तो ये सब आपको कंसिडर करना है। अच्छा, बॉन्ड स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ को हम लोग बॉन्ड एनर्जी भी बोलते हैं। तो जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
एंड जो बॉन्ड एनर्जी होती है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ये एक पैरामीटर जो आपको ऐसे एज इट इज़ याद रखना है कि बॉन्ड एनर्जी सिर्फ बॉन्ड लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो मान लो इसका मतलब कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड लेंथ के, तो इसका मतलब कि बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड ऑर्डर भी हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड लेंथ के, राइट। ये तो ऑब्वियसली बात हो जाएगी, अगर बॉन्ड एनर्जी इन लोग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऑब्वियसली फिर ये सब इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक नॉलेज हम लोग को पता चल गई। अब ये जानने के बाद हम लोग देखते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ में क्या पैरामीटर्स है। दो पैरामीटर्स हैं, साइज़ और मल्टीप्लिसिटी। मल्टीप्लिसिटी हम लोग का एक पैरामीटर बॉन्ड लेंथ के अंदर भी था, एंड साइज़ का पैरामीटर भी हमारा बॉन्ड लेंथ के अंदर भी था। तो कहीं ना कहीं सिमिलर है बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ का पैरामीटर। इट इज़ जस्ट कि अगर कहीं बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा तो वहाँ बॉन्ड लेंथ कम होगा, ठीक है। या फिर हम लोग समझ भी सकते हैं जैसे कि जो फ्लोरीन है, ठीक है, वो उसका जो साइज़ होता है फ्लोरीन का वो छोटा होता है। तो हमने देखा था कि जो फ्लोरीन होता है उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो बहुत छोटा होता है। तो क्योंकि इसका बॉन्ड लेंथ छोटा है तो इसको तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। आप इमेजिन करिए जैसे कि मान लो एक पेंसिल है, एक बहुत बड़ी पेंसिल है, ठीक है, और एक बहुत छोटी पेंसिल है। मान लो ऐसे इतनी छोटी सी पेंसिल है, ऐसे छोटी सी पेंसिल है, तो छोटी सी पेंसिल को तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगती है बड़ी पेंसिल को तोड़ने में। ऑब्वियसली बड़ी पेंसिल तो एकदम क्विकली टूट जाती है, बट छोटी पेंसिल बहुत मुश्किल से टूटती है, इसमें आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है एंड टूटती नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस में छोटी पेंसिल नहीं टूट पाती है, बड़ी पेंसिल टूट जाती है। तो इसी बड़ी छोटी वाली चीज़ को आप यहाँ पे लगाइए कि अगर बड़ा लेंथ होगा किसी दो आइटम्स के बीच में तो वो आराम से टूट जाएगा, उसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर वहीं बहुत छोटा होगा ना तो उसको तोड़ने में बहुत एनर्जी लगेगी। तो ये एक बहुत रियलिस्टिक एग्जांपल्स मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है, तो अब और इजी हो जाएगा इसको समझना। तो बस आप पैरामीटर्स देख लेते हैं। अगर साइज़ ज़्यादा होगा किसी आइटम का तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। वेरीज अगर नंबर ऑफ बॉन्ड ज़्यादा हुए तो बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। जैसे कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन सिंगल बॉन्ड मैंने दे रखा है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा देन कार्बन डबल बॉन्ड एंड देन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अच्छा, क्यों होता है? इसका रीज़न है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये भी जान ले लो कि क्योंकि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छा खासा लगता है। तो क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, जहाँ पे ज़्यादा फोर्स लग जाएगा उसको तोड़ने में भी आपको एनर्जी ज़्यादा लगेगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए हमारा बॉन्ड एनर्जी तोड़ने के लिए ज़्यादा लगती है। एंड वही साइज़ ऑफ एटम या फिर मॉलिक्यूल इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी के। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल को सॉल्व करने की कोशिश करें तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, क्योंकि HF का साइज़ जो है वो छोटा है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। एंड दिस इज़ ऑल, थैंक यू।